ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, यूनिट नंबर 5 में हम लोगों ने पहले वाली टॉपिक्स आपकी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशंस। आप एस्टिमेट कैसे लगाओगे, हाउ यू कैन एस्टिमेट, आप एस्टिमेट कैसे करते हो, या आप एक चीज की वैल्यूज को जस्ट अपने, जस्ट लाइक कल मैंने जो बात की इसकी क्वेश्चन की वही बात कर रहा हूँ कि इसने कहा था कि मीन जो है वो 12 है, लेकिन इसके दरमियान वैल्यू कैसे आएगी। तो ये आपकी जो होती है बेसिकली दिस इज कॉल्ड योर एस्टिमेशन पॉइंट्स। इनके भी ऊपर दो हम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, दो टेस्ट इंप्लीमेंट होती है, एक टी टेस्ट और एक जी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं इन कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो एस्टिमेटेड पॉइंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर आल्सो सेकंड नेम इज, बेसिकली इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं, क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पहले। एनीवन कैन रीड, कोई ये इसको रीड करेगा? स्क्रीन आपको नजर आ रही है कंप्लीट? मैं इसको जरा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। कोई भी बंदा इनमें से इसको रीड कर दे। One area of concern in infantile statics is the estimation of the population parameter from the sample statics. It is important to realize the order here. The sample statics is calculated from the sample data and the population parameter is inferred or estimated from these sample statics. Simply, we can say that statics are calculated, parameters are estimated. For example, sample mean are used to estimate population means, sample population to estimate population proportions. ठीक है, क्या करते हो, आपने सैंपल मीन ले लिया, सैंपल मीन के ऊपर आप पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हो कि ये पॉपुलेशन सारी इसी तरह होगी। अब जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि आप एक पॉपुलेशन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इसकी हार्ट रेट 72 है, तो आप सबके लोगों की ये कहते हो कि एवरेज जितनी भी आएगी पॉपुलेशन हमारे पास लोग रहेंगे, इनका हार्ट रेट 72 से 75 या 70 से 80 के दरमियान चलेगा। इसी तरह आप सैंपल प्रोपोर्शन के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की भी बात करते हो। ठीक है, कि ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन इस तरह के यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है इस इलाके में, तो यहाँ पर ज़्यादा ही बच्चे होंगे। मैं एक प्रोपोर्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ शादियाँ ज़्यादा होगी, वहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, तो एक मीन प्रोपोर्शन सैंपल मैंने ले लिया और इसी के बेस पे मैंने कहा कि नहीं ये चीज़ होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एस्टिमेशंस। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो हम इस तरह कर देते हैं। देन in statistic, the estimation refer to the process by which one make inferences about a population based or information obtained from a sample। हमने एक सैंपल से, एक आम सैंपल जो था उससे हमने एस्टिमेशंस की, हमने पॉपुलेशन की मीन या प्रोपोर्शन के ऊपर हमने बात कर दी कि हम ये चीजें करना चाह रहे हैं और ये हो रही है। हम एस्टिमेट करते हैं, हम कह देते हैं कॉन्फिडेंस से, क्या यार ये चीज इस तरह होगी क्योंकि मैंने इस तरह चीजों को देखा हुआ है और ये इस तरह होगी। ठीक है, तो ये हमारी रिसर्च के ऊपर जब हम बात करते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च की है, मैंने इतने लोगों का सैंपल लिया था और उनमें मुझे ये चीज़ मिली थी और मैं इतना परसेंट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बात मैं इस बेस पे कर रहा हूँ। तो दिस इज योर थिंग इज कॉल्ड estimations। In statistics, the estimation refer to the process by which one inference about the population based on information obtained from a samples। There are two types of estimation: पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन इज ओनली वन पॉइंट के ऊपर आप बात करते हो। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड योर सिंपल मीन के ऊपर आपने बात की, तो ये अनबाइसिस अनकंसिस्टिविटी है, इनके ऊपर हम ज्यादातर नहीं जाते क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन तो हो जाता है लेकिन पॉपुलेशन मीन के ऊपर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स कौन कौन सी होगी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, तो एक आपके पास होगा पॉइंट एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन इज इंटरवल एस्टिमेशन, और इसको हम कॉन्फिडेंट इंटरवल भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास इस एमसीक्यूज का एक स्टेटमेंट इस तरह का आ सकता है। तो जब हम बात करते हैं द पॉइंट एस्टिमेशन इज थ्रू अ सिंगल बेस्ट वैल्यूज, वन सिंगल बेस्ट वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं उसके बेस पे हम बात करते हैं। कैसे कहते हैं कि सिंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल द सिंपल मीन इज अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स म्यू। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का मीन जब मैंने निकाल लिया और इस मीन को मैं एस्टिमेट करता हूँ द सैंपल वेरिएंस के साथ, इज अ पॉइंट टू एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशंस को मैं करता हूँ। P इज अ पॉइंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए यूज होती है। देयर आर पॉइंट्स एस्टिमेटेड अ सिंगल वैल्यूज गेस और पैरामीटर वैल्यूज, एक गेस करते हैं। ठीक है, ये आपको फिर बहुत सारी चीजें नहीं बताते,
अब लाजमी तो नहीं है ना कि हर एज के मुताबिक जो है हार्ट रेट 72 हो। देयर इज अ डिफरेंस वेरिएंस बिटवीन द एज। ठीक है, फिर अगर मैं एज वाइज जो है वो पॉपुलेशन की मैंने प्रोपोर्शन की बात की, लाजमी तो नहीं है कि जहां पर ज्यादा फीमेल्स हो वहां पर बच्चे भी ही ज्यादा हो, क्योंकि अब ऊपर ये बात वन पॉइंट पे आप कर रहे हो। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ होगी, तीन चीज़ें होने की चांसेस हैं, जिसके ऊपर हम वन पॉइंट पे कभी भी नहीं जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग जब, तो उसमें एक अनबायसेस हो सकती हैं, क्योंकि जो आपने अ गुड एस्टिमेटर मस्ट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम थ्री कंडीशन, कि थ्री कंडीशन पे आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये तीन चीज़ें अपनी रिसर्च के अंदर नहीं ਨਿੱਕੀ ਨਾ की। ਛੇੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਂਛੜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਆ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ अच्छा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि तीन चीजें अगर आपने अपनी रिसर्च में की हैं, इन तीन चीजों का आपने अगर ख्याल रखा हुआ है, कौन सी चीज, नंबर फर्स्ट, इफ यू कैन नॉट अनबाइस, अगर आपने बाइस नहीं की है। बाइस का मतलब ये कि आपका सैंपल साइज कंप्लीटली रेंडमाइज सैंपल साइज हो, आपने कोई भी अपने रिसर्च के मुताबिक उसमें डेटा इनपुट नहीं किया हो, और आपका मीन और आपका पैरामीटर्स बिल्कुल 100% आपकी सही आपने निकाले हैं, आपके टेस्ट बिल्कुल सही अप्लाई हुए हैं, और आपकी जो डेटा कलेक्शन था वहां पर आपकी सारी इंस्ट्रूमेंट जो थी, आपकी जो चीजें थी वो बिल्कुल ठीक थी, किसी ने कोई उसमें आपने से डेटा नहीं पुट किया, आपका जो क्वेश्चनियर था वो ऐसा था कि बिल्कुल वेरीफाइड वैलिड था, रिलायबिलिटी उसकी निकाली गई थी। व्हाट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कोई मुझे बता देंगे प्लीज? बाइस और अनबाइस में सर क्या जो चीज डिफरेंस? वैलिड हो। हाँ, वैलिड का सर मतलब क्या बाईस होता में जिसमें हमारी बाईस आ जाए, हमारी रजामंदी से आ जाए सर, उसमें हमारे बाईस शामिल हो जाती है। है? यस, और ठीक सर है, अनबाइस जैसे रैंडमाइज सैंपल करते हैं तो उसमें अनबाइस्ड होता है वो। बिल्कुल। रैंडमाइज तरीके से हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं ना। यस, गुड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं ना, मैंने जैसे आपकी बात की, व्हाट इज द मीन ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी? वैलिड आप किस चीज को कहेंगे, रिलायबल आप किस चीज को कहेंगे? आपके पास वार्ड में एक बीपी ऑपरेटस है, वो आपकी उसकी वैलिडिटी कैसे पता लगेगी और रिलायबिलिटी कैसे पता लगेगी? हाउ सर यू ये कैन बता से? दे, नहीं बता। अच्छा, अब उसमें होता ये है ना कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हमने सबसे पहले, क्योंकि हम जितने भी रिसर्च करते हैं उनके लिए हमें एक टूल्स चाहिए होता है। ठीक है, क्वेश्चनियर हो गया, कोई टूल्स हो गया, इंटरव्यूज हो गई, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है। वैलिडिटी इस तरह की है कि ये जो क्वेश्चंस है ये बने हुए कैसे, जैसे मैंने बात की कि जो आपकी बीपी अपरेटस है वो कौन सी कंपनी का बना हुआ है, मटेरियल उसमें क्या यूज हुआ है, किस तरह का है, अच्छी चीजें हैं, खराब है, जल्दी खराब होते कि नहीं, ये थी उसकी वैलिडिटी। ये क्या है, वैलिड, कि अच्छी कंपनी का बना हुआ है। मैं कहूँगा कि जो कौन सी कंपनी अच्छी है, कोई नाम बताओ मुझे अच्छी सी कंपनी की, जो स्टैंडर्ड कंपनी हो। जैसे चलो मैं मेडिसिन की अगर बात करता हूँ, तो हम जीएसके की बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। जीएसके कंपनी जो है वो बहुत वैलिड अच्छी ड्रग्स बना देते, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? जीएसके कंपनी की अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, तो उसकी रिलायबिलिटी इस तरह होगी कि अगर मैंने 7 मरीजों का बीपी चेक किया और उसमें मेरे पास कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं थे, आम लोग थे, रेंडमाइज दी मैंने लोगों को लिया, ठीक है, मेरे पास जो रेंडमाइज लोग थे मैंने ले लिया, और उनमें कोई बीपी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि हेल्थी लोग थे। पहली बात ये याद रखो, रेंडमाइज सैंपल में हेल्थी लोग, आम लोग आपने ले लिए, और वो इक्विपमेंट्स की आप वैलिडिटी चेक करते हो, इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी चेक करते हो। रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो रिलायबल कितना है। तो अगर वो 7 या 10 लोगों की बीपी का जो वो था डेटा था, वो आपको ऑलमोस्ट नज़दीक नज़दीक मिल रहा था, या उसकी मीन जब आपने निकाली वो बहुत गुड थी, क्योंकि उसको आपने दूसरे ग्रुप के साथ भी उसी बीपी ऑपरेटर्स को चेक किया, उसकी तकरीबन वो मीन भी एक साथ आ रही थी, तो इसका मतलब है कि वह इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, रिलायबल भी है और वैलिड भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक पे चेक किया उसमें कुछ और शो कर रहा है, दूसरे में आपने चेक किया 15 20 30 का डिफरेंस आ रहा है, और पेशेंट बिल्कुल हेल्थी पेशेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पे वो कुछ और डेटा दे, वो बिल्कुल लो शो कर दे, फोर्थ फिफ्थ पे आप चेक करो तो कुछ और दे दे दरमियान में उसकी, क्योंकि दीज आर कॉल्ड योर वैलिडिटी इन रिलायबिलिटी।
अगर ये चीज इसमें आपने की हुई है और अनबाइस आप रह चुके हो, तो आपका जो 1 पॉइंट होगा दैट इज आल्सो अ गुड एस्टिमेशन पॉइंट, इन बेहतरीन आपका रिजल्ट जो है आप जर्नलाइज कर सकते हो। सेकंड वन इज कांस्टेंट। द वैल्यूज ऑफ द एस्टिमेटर अप्रोच वैल्यूज पैरामीटर एज द सैंपल्स इंक्रीज। अगर सैंपल जितना भी इंक्रीज करते चले जाओ, लेकिन आपका जो एस्टिमेटर अप्रोच है वही सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि योर एस्टिमेटेड पॉइंट इज एक्सीलेंट, आपका जो रिसर्च था वो बहुत बेहतरीन था। फिर रिलेटिव एफिशिएंसी, द एस्टिमेटर हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस ऑफ ऑल एस्टिमेटर व्हिच कुड बी यूज्ड। उसने स्मॉलेस्ट का इस्तेमाल किया था, अपना सैंपल साइज रोल छोटा सा रखा था, वेरिएंस उसका बहुत स्मॉलेस्ट जा रहा था, लेकिन उसका एस्टिमेटर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट पे उसका ये वाली बात आ जाती है। अब हम अगर बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की, सेकंड वन, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में सेकंड जो हमने बात की, यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि इंटरवल एस्टिमेशन, इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कह देते हैं ना। तो इंटरवल इज एस्टिमेटेड दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर हैज अ वैल्यू लाइंग बिटवीन टू स्पेसिफिक लिमिट। वकास, तुम्हारी क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल रहा है अभी? जो कल वाली 2 वैल्यूज थी कि मीन जो है वो 15 है, लेकिन आपकी वैल्यू यहां से लेकर इधर तक आ रही है मीन, दिस इज कॉल्ड यू कैन से कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, यस सर। तो ये बिटवीन द 2 वैल्यूज आपकी बात हो रही है। अब इसके ऊपर कौन सा टेस्ट इंप्लीमेंट होता है, नीचे देख ले, फार्मूला देख ले, फिर आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकोगे। इंटरवल यस एस्टिमेशन सर। प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर अ parameter values within which we have straight degree of confidence that parameter lies. The certain with which we know that the true values falls with the range of values if the confidence interval 95%, ठीक है, does not include 0, then we are 95% sure that the data set are different and the p value will be different. ठीक है, 0 के दरमियान ना हो, does not include 0 होगा, और 95% पे आप बात करोगे, 99% पे हम नहीं जाते। समटाइम वी आर टेकिंग 99, लेकिन हम 99 को नहीं लेते, वी आर टेकिंग 95%। तो आपने यहाँ पर अगर देखा होगा, आपके पास उन्होंने भी 95 का वैल्यू ही दिया हुआ है। ठीक है, यस तो सर। 95 पे ही आपने जाना होगा, तो ये याद रख लेना। सेकंड, a numerical range based on the statistic and sampling distribution, उसमें सैंपल भी उन्होंने आपको दिया हुआ था। ठीक है, that contain the population parameter interest with a specific probability, हम इसकी probabilities पर निकालेंगे। A confidence interval gives estimate range values which likely to be include unknown population parameters and the estimated range between calculated from a given set of the sample data। ठीक है, अब कैसे डेटा कैसे निकालेंगे, इनका एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर अगेन हम बात करेंगे 2 चीजों की, किस चीज की, एक इस चीज की, सैंपल साइज, कि इट शुड लेस देन 30। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 30 हो, देन आई कैन अप्लाई द जी टेस्ट। ठीक है, जी की वैल्यू और जी टेस्ट में अप्लाई करूंगा, और जी की वैल्यू क्या थी, मैंने उस दिन आपको क्या कहा था, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स वैल्यू है, जो आपने कभी भूलनी नहीं है, ये जिंदगी में याद रखनी है। 1.96। यस, 1.96, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट टेल टू टेल्स, टू टेल का मतलब यहाँ पे दोनों साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड यू कैन चेक इट, आपने दोनों साइडों पर देखना है। टू टेल्स अल्फा 2, ये अल्फा 2 जब हम लिखते हैं, यहाँ पर नजर आ रही है ना आपको। ठीक है, तो इसमें अपने 1.96 याद रखना है, बोथ साइड प्लस माइनस। हम प्लस माइनस का बात इसलिए करते हैं कि ये एक साइड पर भी इतना है और दूसरी साइड पर भी इतना ही होगा। सिंपल, आपको दूसरी बात के सिंपल साइज शुड मोर बी देन 30 आर इक्वल टू 30। अगर सिंपल साइज 30 से ज्यादा और 30 है तो यू कैन गो ऑन द जी टेस्ट, नहीं है देन वी कैन गो ऑन टी टेस्ट, जो हम नीचे बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ठीक है, सी आई इंटरवल भी इसको कहा जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं हम लोग, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करेंगे अभी। ठीक है, उसकी तरीका थोड़ा अलग है, स्टेप्स वाइज जाएंगे हम लोग। पहले हम जी टेस्ट की बात करते हैं, अभी ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, फिर आप लोग एग्जांपल एक करोगे, देन वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं रैंडम सैंपल साइज ऑफ 64। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन अगर वकास का मैं पूछ लूँ, तो वकास आपका भी यही क्वेश्चन था आई थिंक,
ठीक है, विद द मीन ऑफ 25, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 is taken from abnormal population, construct 95% interval। ठीक है, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं। अब we use the following formula to solve the confidence interval when the sample size is more than 30। अब मेरे पास सैंपल साइज कितना है, 64। तो जब मेरे पास 64 है तो आई कैन गो इन दिस फॉर्मूला। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत मैं सारा काम करूंगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार। एक्स बार का मतलब है दैट इज मीन। तो मीन मेरे पास क्या है, 25। सैंपल साइज मेरे पास कितना है, एन। ये प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगी। अच्छा, 64। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। आगे मैंने लिखा था आपको जी अल्फा 2, इसका मतलब होता है कि जेड टू टेल के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी मैंने देखना है, नेगेटिव पे भी। इस जो ये जो पहाड़ी होती है इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड, इसके साथ मैंने इसको देखना होगा कि ये कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर फॉर्मूले में डेटा को इम्प्लीमेंट करना है। मेरे पास मीन था 25, मैंने लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया। सिग्मा जो है दैट इज मेरे पास 4 हैं, और सिंपल साइज एन जो मेरे पास है वो 64 हैं, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.96, इसकी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अब 25 को मैंने अपनी जगह कर दिया, 16 को 64 को मैंने अंडर रूट से निकाल के दैट इज 8 हो गया। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने, क्योंकि देखे सेकंड एक चीज याद रखिए, मैथमेटिकल रूल्स को आपने भूलना नहीं है। मैथमेटिकल रूल्स क्या है कि आपने बख्तजम का नाम सुना होगा, किसी ने बख्तजम का नाम सुना है? नहीं सर। पहले पहले आपने ब्रैकेट करना है, देन आपने तकसीम पे करना है काम, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, फिर आपने एडिशन पे जाना है, और फिर आपने सब्ट्रैक्शन पे जाना है। द लास्ट वन इज योर सब्ट्रैक्शन। पहला अमल आपने क्या करना है कि आपके पास अगर अंडर रूट मौजूद है तो आप अंडर रूट से या स्क्वायर जो ब्रैकेट होगा, इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई डेटा होगा तो आपने ब्रैकेट से इस डेटा को निकालना होगा, वो कोई भी ब्रैकेट हो। सबसे पहले आपने क्या करना है काम, हमेशा ब्रैकेट वाला जो डेटा होगा उसको आपने करना होगा, या अंडर रूट वाला डेटा हो तो उसको आपने निकालना होगा। फिर सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, डिवीजन वाला अमल करोगे। सेकंड आपके पास हमेशा क्या होगा, डिवीजन वाला प्रोसेस। थर्ड आपके पास फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फोर्थ फिर एडिशन का प्रोसेस होगा, एंड द लास्ट वन इज योर सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, मनफी का, वो होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू है ना 64, उसको मैंने अंडर रूट से निकाल दिया, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया 8। और अब क्योंकि सेकंड मेरे पास क्या अमल है, डिवीजन का, तो वो 4/8 मैंने कर दिया तो 0.5 आ गया। थर्ड मेरे पास है प्रोसेस 1.986, उसके साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने उसको जब कर दिया तो वो आ गया 0.98। अब मैंने इसके साथ इसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 25 माइनस 098 और 25 प्लस 908, तो ये मेरे पास जो आएगी रेशो कि 24 0.02 मीन्स इज लेसर देन आर इक्वल एंड ग्रेटर देन 25.98। ठीक है, इनकी दरमियान एक वैल्यू, क्योंकि मैंने ऊपर बात की थी कि मेरे पास जो मीन है इट इज 25, कितना है 25, लेकिन अब क्योंकि मैंने जब डेटा निकाला तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 24 से लेकर 25.98 की दरमियान होगा। तो मैं एक कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, वी आर नाउ कॉन्फिडेंटली दैट द पॉपुलेशन मीन विल बी वैल्यू बिटवीन 24.054 टू 25.98। अब वकास अब मुझे अपना क्वेश्चन बता दे, वो जो आपका था उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर दे। ये सर वो समझ आ गई मुझे इसकी। समझ आ गई अब? उसमें उन्होंने, जी सर, उसमें उन्होंने क्या कहा था, रेंडम सैंपल साइज क्या था? एक मिनट, मेरे पास सर सैंपल पैसे साइज पड़ा हुआ है 100 था। मैं, हाँ 100 था सैंपल साइज। ठीक है। अब यहाँ पे आप 100 लगा दे, अंडर रूट कर दे उसको। पहले क्या करे, तो अंडर रूट कर दे, 100 को अंडर रूट करके बताओ मुझे। शाबाश। सर मैं वो देख रहा था क्वेश्चन देख रहा था सर, मैं करता हूँ। अच्छा सर, इसमें जो मेरे पास मीन एक्स बार जो है 100 आ गया, हाँ ठीक है, और उसमें 15 दिया हुआ था सर, उसका नंबर जो दिए हुए थे उसके हाँ सैंपल साइज 15 15 के था। जी।
नहीं, द वेट ऑफ जी द केजी इज 15 ये था। 1.5 kg इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थी 1.5। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन थी, ठीक है 1.5, और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जी सर। 95 के साथ आप देख लो। तो ठीक है, 95 के साथ आप जी इसको सर। देख लो। अब क्या करना है, आपने मीन आपने डालना है 15, 15 प्लस माइनस सिग्मा आपके 1.5, और यहाँ पर 100। अब यहाँ पे आपका 15 अपनी जगह पे आ गया, और यहाँ पे सिग्मा आपका जी सर। 1.5 आ गया। अब 100 पॉइंट रूट करके मुझे बताओ। शाबाश, इसके रूट से इसको सर निकालो। 10। जी 10 आ गया, बिल्कुल। अब 10, अच्छा 1.5 डिवाइड बाई 10, जी सर। 1.5 डिवाइड बाई 10, मैं इधर आपके साथ कर लेता हूँ साथ साथ। 15 प्लस माइनस और सर 15 आ गया। 0.15, 0.15 आ गया बच्चे, 0.15 आ गया या सिर्फ 15 आ गया? जी सर। 0.15 है ना? जी सर 0.15 आएगा। 15 आ गया, ठीक है। अब 1.96 इसके साथ उसकी, ठीक है, प्लस कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1.96 क्या आ गया आपके पास? 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सर 0.294। 0.294। अच्छा, अब 0.2 इसको आपने क्या करना है, एक तरफ आपने इसको 15 से माइनस करना है, और 15 के साथ इसको 8 करना है, तो आपके पास खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जी 2.94 सर। होगा मेरे ख्याल से, आप 0.2 कह रहे हो बच्चे, जरा देख लो। ये क्योंकि 13 2 अगर कम करोगे तो ये 12.12, और प्लस जो है 18 की तरफ आपके जाएगा। तो ये आपके पास जो सेकंड वन था ना, ये नहीं, फर्स्ट वन, क्या ऑल द चिल्ड्रन वेट बिटवीन 12 एंड 18, ये उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। जी सर। ये उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि गलत कर रहे, तो उसको ज़रा कैलकुलेशन को दोबारा देख ले, क्योंकि ये 12 से 18 के दरमियान जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको इस फार्मूले के तहत कर लेता हूँ, अब इसलिए कल मैंने आपको नहीं किया, क्योंकि जब मैंने बाद में देखा, मैंने कहा यार ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ था और जी टेस्ट पे था। तो मैंने कहा अगर अभी मैं पूरा इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बहुत टाइम ले रहे, और मैं ज़रा अपना लाइट भी नहीं थी, और ऊपर से अपना रिसर्च वाले टेंशन में बैठा हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने आपको नहीं भेजा था। जी सर, कोई अभी मसला। क्लियर हो गया? जी सर, हो गया क्लियर। चलो, ओके, गुड, शाबाश। अच्छा, अब आगे चले हम जी लोग। जी सर। अच्छा, आज हमने क्लास ज़्यादा लेंथी लेनी है, अच्छा बोर तो नहीं होंगे? नो सर, मेरी कोई क्लास से मसला बोर तो नहीं होते, मुझे ये बताओ पहले। नहीं सर ये सर, ये आपकी एग्जाम्पल क्लास। सब्जेक्ट दोबारा बड़ा बोर समझा दो। सब्जेक्ट है, ठीक है, सच बात बताऊं, बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत बोर सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग बोर तो नहीं जी सर होते? बहुत बोर सब्जेक्ट है। बहुत इतना बोर सब्जेक्ट है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है दरमियान में। हम कोशिश करते हैं कि इसको बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी बन नहीं पा रहा होता है, तो इसलिए आपके दरमियान में मैं आप लोगों को साथ साथ जरा वो कर देता हूँ कि आप लोग भी एक्टिव रहे, ठीक है। तो अब सेकंड पे हम चले जाए, अब एग्जांपल दूसरा करते हैं, विच आर लेस देन 30 सैंपल साइज है, जिसके ऊपर मैंने टी टेस्ट को अप्लाई करना है। क्या करना है? टी टेस्ट। और टी टेस्ट के लिए हमें हमेशा के लिए अपने साथ वही फॉर्म फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। हमें मुसीबत ये होती है कि इसकी वैल्यू हमें वहां ढूंढनी पड़ती है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्या करना है कि सैंपल साइज आपके पास कितना है, रैंडम सैंपल साइज उसने लिया है, अब दोबारा देख ले, ठीक है, 9। अब ये लेस देन 30 है। दूसरा मेरे पास उसका मीन अगेन 25 है, और डिविएशन 4 है, विद 95%। तो मेरे पास अगेन द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाई, बट यहाँ पे चीज चेंज हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड टी अल्फा 2 डिवाइड बाई, सॉरी साथ में डी एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि इसको बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है सी आई, ठीक है, 95% कौन, और ये जो है हम कहाँ से निकालेंगे, इनकी सैंपल साइज से हम माइनस करते हैं 2 को, कि जो डेटा आएगा इसकी
अल्फा की कीमत जो है उसको हम सैंपल साइज पे देख लेते हैं। माइनस मतलब मेरे पास 9 है, तो 9 - 1 8, तो 8 के अंदर फिर मैंने उस वैल्यू को जरा ढूंढनी होगी, वो टेबल के अंदर मैंने ढूंढनी होगी, यहाँ नहीं होगी। तो वो टेबल में जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी रिटन हियर। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मैं वन टेल में अगर देखूँ तो 0.05 के वैल्यू में मैं कहाँ आऊँगा, 8। यहाँ पर जो 8 होगा उस 8 में मैं जाऊंगा और इसकी वैल्यू, ये मैं टेबल निकाल के आपको बताता हूँ। पहले मैं ये निकालता हूँ, अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पहले लिखना है अपने साथ। ये इसकी कीमत मैंने यहाँ पर अपने साथ लिखनी है, देन मैंने उसको फार्मूला में फिट करना है, ठीक है। तो ये टेबल कौन सा है, टेबल मेरे पास था ये वाला, मिनट, ये टेबल नजर आ रही है आपको, टेबल नजर आ गई सबको? जी सर, आ गया है। अच्छा, जी सर। अब देखिए, अब आपको मैंने कहा था आपने 8 के अंदर ये 8 है, ये 8 नजर आ रही है? इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 8, इस 8 के साथ आ जाए। यस। अब 8 में मैंने आपसे कहा कि 2 टेल है मेरे पास, तो एक तो अगर 1 टेल में मैं देखूंगा तो मैं इधर देखूंगा 0.05 के अंदर, लेकिन 2 टेल के अंदर जब मैं देखूंगा तो मैं 0.25 के नीचे देखूंगा। अब 8 और 0.025 के अंदर वैल्यू क्या है, 2.306 है। यस सर। अपने साथ ये नोट कर दो, 2.306 नोट कर दिया आपने। अब आप जी जाइए सर। अपना उसी क्वेश्चन की तरफ जहां मैं अभी क्लास पे हूँ। अब ये देखिए, इधर ये वैल्यू मैंने लगाई है 2.306, ये इस टेबल से मुझे निकालनी होगी, ठीक है। ये आप खुद से नहीं निकाल सकते हो। टेबल से आप कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये सैंपल साइज को आपने उससे -1 करना है। क्या करना है, अभी मैं दोबारा करवाऊं, 9 - 1, मेरे पास क्या आ गया, 8, और 0.05 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया 0.025, ठीक है।